हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। रिस्क के बारे में जिसको जोखिम कहा जाता है। जोखिम कहा जाता है या नुकसान सहने या लेने की क्षमता या हानि बर्दाश्त करने की क्षमता वास्तविक भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अब रिस्क, लाइफ में रिस्क लिया जाता है। लाइफ में हेल्थ वेल्थ स्ट्रेंथ को लेकर के रिस्क लिया जाता है। रिस्क परमानेंट रिस्क होता है। परमानेंट रिस्क वो होता है जो हम नहीं जानते या जो हम नहीं कर सकते या जो हम नहीं कर पाते वह सब रिस्क के दायरे में आता है। रिस्क के दायरे में आता है, कहने का अर्थ यह आता है कि हम कुछ जानते हैं और कुछ हम नहीं जानते हैं। यह भी हो सकता है किसी पार्टिकुलर सेक्टर में हम कुछ जानते हों, बहुत कुछ न जानते हों। तो जितना हम नहीं जानते हैं वह परमानेंट रिस्क है। या मान लिया जो हम नहीं जानते हैं वह परमानेंट रिस्क है। जो जानते हैं या जो कर सकते हैं या जो करते हैं वह हमारा रिस्क नहीं है। इसलिए अब ये तो परमानेंट रिस्क हुआ। दूसरा रिस्क होता है कि आर्टिफिशियल, मतलब जो परमानेंट रिस्क है इसको हम नेचुरल रिस्क भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है कि निर्मित या आर्टिफिशियल रिस्क। आर्टिफिशियल या निर्मित रिस्क उसको कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के संदर्भ में मतलब रिस्क होता है। अर्थात फेलियर का रिस्क होता है। तो इसलिए यह एक आर्टिफिशियल रिस्क होता है। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो फेलियर का तो रिस्क होता ही है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल रिस्क है यह कम या ज़्यादा हो सकता है। जिस कार्य को हम नहीं करते हैं या जिस कार्य को करना हम नहीं जानते हैं उस कार्य को पहली बार करने में सर्वाधिक रिस्क होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस कार्य को करना जानते जाते हैं, उस कार्य को करना हम जानने लगते हैं, उस कार्य के बारे में जानने लगते हैं, वैसे वैसे रिस्क कम होता चला जाता है और धीरे धीरे वह रिस्क शून्य के आसपास पहुंच जाता है। इस तरीके से रिस्क घटती हुई दर में प्राप्त होता है। यदि हम जानने के प्रति जिज्ञासु हैं, यदि हम सीखने के प्रति जिज्ञासु हैं, यदि हम उस कार्य को ले करके नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस को डेवलप कर रहे हैं तो रिस्क हमें घटती हुई दर में प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम जिस कार्य को हम जानते भी नहीं हैं उस कार्य को हम करते हैं, लेकिन न तो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, न हम उसमें एक्सपीरियंस या टैलेंट या स्किल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस कार्य में रिस्क हमें बढ़ती हुई मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए अब यहाँ पर बिजनेस एडवाइजर होने के नाते हम इकोनॉमिक रिस्क की बात करेंगे, हम बात करेंगे कॉमर्शियल रिस्क के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब हम कोई आर्थिक कार्य करते हैं तो आर्थिक कार्यों में प्रमुखता से आर्थिक रिस्क होता है, और व्यावसायिक जब कार्य करते हैं तो उसमें प्रमुखता से व्यावसायिक रिस्क होता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि अब नेचुरल
रिस्क यहाँ पर है या कैलकुलेटेड रिस्क है, या मान लिया हम जीवन में दो प्रकार के कार्य करते हैं। एक तो वो कार्य हम रिपीट करते हैं या फिर नया कार्य करते हैं। जो कार्य करना हम जानते हैं, यदि हम उसी को दोबारा करते हैं तो वह रिपीटेड वर्क होता है। और दूसरा होता है कि न्यू वर्क, जिस कार्य को हम नहीं करना जानते हैं, नया कार्य करते हैं तो पहली बार करने में स्वाभाविक बात है कि वह एक हाईएस्ट रिस्क होता है। तो हम लाइफ में पर्सनल वर्क करते हैं, लाइफ में हम फैमिली वर्क करते हैं, लाइफ में हम सोशल वर्क करते हैं आदि। फिर जब हम इकोनॉमिक कार्य करते हैं, इकोनॉमिक कार्यों में जिन कार्यों को हम करना जानते हैं, यदि हम उन कार्यों को दोबारा रिपीट करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमें कम रिस्क प्राप्त होती है या घटती हुई दर में रिस्क प्राप्त होती है। यदि हम नया कार्य करते हैं, नया इकोनॉमिक कार्य करते हैं तो हमको हाईएस्ट रिस्क प्राप्त होती है। तो हमें हाईएस्ट रिस्क प्राप्त होती हैं। वही बात कॉमर्शियल सेक्टर में भी आती है कि यदि हम कोई ऐसा बिजनेस को रिपीट करते हैं जो हम कर लेते हैं तो हमको कम रिस्क प्राप्त होती है या घटती हुई दर से रिस्क प्राप्त होती है। और यदि हम कोई नया बिजनेस ट्राई करते हैं तो हमें यह रिस्क पहली बार में सबसे हाईएस्ट मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि हमें रिस्क हाईएस्ट मात्रा में प्राप्त हो रहा है या फिर रिस्क बढ़ती हुई मात्रा में प्राप्त हो रहा है या रिस्क घटती हुई मात्रा में प्राप्त हो रहा है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। अब ये तो होता है एक नेचुरल रिस्क और साथ ही साथ नेचुरल रिस्क तो ऑलरेडी परमानेंट है। तो एक तो हम वो मैनेजमेंट करते हैं जिससे नेचुरल रिस्क को हम कवर कर सकें या नेचुरल रिस्क से हम खुद को प्रोटेक्शन दे सकें या खुद के इकोनॉमिक सेक्टर को या कमर्शियल सेक्टर को हम प्रोटेक्शन दे सके हैं। ऐसी क्रियाओं को करते हैं, ऐसी कार्यों को करते हैं या इस बार के इन्वेस्टमेंट को करते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जो आर्टिफिशियल रिस्क है, आर्टिफिशियल रिस्क हम लेते क्यों हैं और ये जो रिस्क होती हैं यह एक तो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक होती हैं। यदि हमें मान लिया कि 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो 100 रुपये के बराबर रिस्क है, अधिकतम रिस्क 100 रुपये है। यदि हमने 5 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो अधिकतम रिस्क 5 रुपये है। 5 रुपये है। यदि हमने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वह 5 लाख के बराबर अधिकतम रिस्क है। तो यहाँ होता है कि रिस्क इन्वेस्टमेंट के मुताबिक होती है। दूसरी चीज़ होती है कि रिस्क हमारा हैसियत या हमारी प्रॉपर्टी के मुताबिक होती है। हमारी प्रॉपर्टी के मुताबिक होती कि मान लिया यदि हमारी प्रॉपर्टी मान लिया कि यदि 100 लाख है, यदि हमारी प्रॉपर्टी 100 लाख है अर्थात 1 करोड़ है, उसमें से यदि हमने 1 लाख की रिस्क ली तो हमारी ये 1% रिस्क हुई। या मान लिया यदि हमारी प्रॉपर्टी 1 लाख है और यदि हमने 1,000 की रिस्क ली तो हमारी 1% रिस्क है। और यदि हमारी हैसियत मान लिया यदि 1 लाख की है और रिस्क हमने 50,000 की ली है तो 50% रिस्क। यदि हमारी हैसियत 1 लाख की है और हमने 2 लाख की रिस्क ली है, 2 लाख इन्वेस्ट किया है तो यहाँ रिस्क 200% रिस्क है। 200% रिस्क है अर्थात रिस्क हमारी हैसियत के अनुसार, हमारी प्रॉपर्टी के अनुसार होती है। तथा अगली रिस्क होती है हमारी इनकम के अनुसार रिस्क होती है। इनकम के अनुसार रिस्क होती है अर्थात यहाँ पर ये रिस्क आती है कि 1, 2, 10, 20, 50% रिस्क। तथा
100, 200, 300, 400, 500% रिस्क। ये प्रॉपर्टी या हैसियत के मुताबिक। इनकम के मुताबिक भी यदि इनकम से कम है जितना भी भाग है, तो उसके अनुसार 1, 2, 10, 20, 50, 70, 80% रिस्क हो सकती है। यदि इनकम से ज़्यादा रिस्क है तो वहाँ 150, 200, 500, 1000% रिस्क हो सकती है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के या इनकम के अकॉर्डिंग रिस्क, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिस्क होती हैं, तथा नॉलेज के अकॉर्डिंग भी रिस्क होती है। नॉलेज के अकॉर्डिंग रिस्क होती हैं। नॉलेज या स्किल या टैलेंट या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी रिस्क होती हैं। अर्थात इसमें हम कितने परसेंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉलेज, और कितना परसेंट रिजर्व में रख रहे हैं। यदि मान लिया, यह तो आप ही बता सकते हैं, या आप ही जान सकते हैं, या आप ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके पास में कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, कितना टैलेंट है, कितना एक्सपीरियंस है, और कितना स्पेशलाइजेशंस है। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग कितने परसेंट रिस्क है, अंडर रिस्क है, अर्थात 10, 20, 50% कितनी रिस्क है, या फिर 100, 200, 300, 400% रिस्क है। नॉलेज के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग कितनी रिस्क है, टैलेंट के अकॉर्डिंग कितनी रिस्क है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितनी रिस्क है, और साथ ही साथ है स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग कितनी रिस्क है। ठीक है, एक तो ये रिस्क होती हैं, तथा साथ ही साथ ये भी होता है कि रिपीटेड वर्क में रिस्क कम होती है। अर्थात ये रिपीटेड वर्क फर्स्ट टाइम में रिपीट हुआ है या सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम में, जितनी बार भी ये रिपीट होगा, स्वाभाविक बात है कि उतनी ही बार में ये रिस्क, यदि आप लर्निंग प्रोसेस में है तो ये प्रत्येक बार के रिपीटेड में ये रिस्क घटती हुई दर में आपको प्राप्त होगा। परंतु यदि आप लर्निंग प्रोसेस में नहीं हैं, यदि आपको सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ उसमें और सुधार नहीं करना चाहते हैं, तो यह रिस्क आपको बढ़ती हुई दर में प्राप्त होगा। तो अर्थात यहाँ आप रिपीटेड रिस्क ले रहे हैं, या फिर आप नॉन रिपीटेड रिस्क ले रहे हैं, अर्थात न्यू ट्राई कर रहे हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार रिस्क आदमी लेता क्यों है, चाहे लाइफ में रिस्क क्यों लेता है, या फिर इकोनॉमिक सेक्टर में रिस्क क्यों लेता है, या फिर कॉमर्शियल सेक्टर में रिस्क क्यों लेता है। पहला पर्पस होता है सेविंग, बचत करने के लिए हम रिस्क लेते हैं। बचत करने के लिए, चाहे टाइम की बचत हो, उसके लिए हम रिस्क लेते हैं, चाहे हमें इकोनॉमिक सेविंग की आवश्यकता हो तब हम रिस्क ले लेते हैं, चाहे हमें कॉमर्शियल सेविंग की आवश्यकता हो तब हम रिस्क ले लेते हैं। सेविंग के लिए रिस्क लेते हैं, या फिर एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए रिस्क लेते हैं। एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए भी हम रिस्क ले लेते हैं। एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए रिस्क ले लेते हैं कि मान लिया अभी जैसे मिलावट करना, तो मिलावट के द्वारा हम रिस्क ले लेते हैं। मिलावट के द्वारा, क्योंकि हमें अतिरिक्त प्रॉफिट को प्राप्त करना है। अतिरिक्त प्राप्त मतलब ये एक रिस्क है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए बिजनेस में हमें एक अतिरिक्त इनकम, बिजनेस में हम रिस्क क्यों लेते हैं, इसलिए बिजनेस में रिस्क लेते हैं क्योंकि बिजनेस में हमें अतिरिक्त इनकम प्राप्त होने की संभावना होती है या दिखती है। जब हमको बिजनेस में अतिरिक्त इनकम प्राप्त होने की संभावना दिख जाती है, तो उस अतिरिक्त इनकम को प्राप्त करने के लिए हम रिस्क ले लेते हैं। हम इकोनॉमिक रिस्क ले लेते हैं और हम कॉमर्शियल रिस्क ले लेते हैं। तो सेविंग के लिए
सेविंग के लिए अर्थात कभी कभी होता है कि बचत करने के लिए भी हम ले लेते हैं। बचत करने के लिए मान लिया, जैसे कि कहा जाता है कि यदि आप यदि कमर्शियल सेक्टर में बात करें, यदि आप 10 पीस लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मान लिया 2 रुपये के अनुसार 20 रुपये के आपका बेनिफिट मिलेगा यदि आप 10 पीस लेते हैं। परंतु यदि आप 50 पीस लेंगे तो आपको 3 रुपये के अनुसार बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए हम रिस्क ले लेते हैं। ये कॉमर्शियल रिस्क अर्थात फुटकर में स्वाभाविक बात है कि जितनी बड़ी मात्रा में आप सामान को लेंगे, स्वाभाविक बात है उतनी ही ज़्यादा आपको सेविंग होगी। अर्थात जो चीज़ मान लिया अभी 10 रुपये की मिलती है, फुटकर में 10 रुपये की मिलती है, 10 पीस लेंगे वो चीज़ 8 रुपये की मिलेगी। 50 पीस लेंगे, हो सकता है वो चीज़ आपको 7 रुपये की पड़ जाए। तो ये सेविंग के लिए हम रिस्क लेते हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ को प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए हम रिस्क लेते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट, अब चाहे यह टाइम को हो, चाहे वह मनी को हो, चाहे वह सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी हम रिस्क ले लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस से एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है। तो सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए भी हम इकोनॉमिक रिस्क ले लेते हैं। अपने टैलेंट, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, इन सब चीज़ों का भी हम रिस्क ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन कारणों से हम रिस्क लेते हैं। लेकिन एक और भी कारण होता है, कभी कभी हम मूर्खतापूर्ण रिस्क लेते हैं। अर्थात 2 प्रकार का रिस्क और होता है, एक होता है विवेकपूर्ण रिस्क, दूसरा होता है मूर्खतापूर्ण रिस्क। मूर्खतापूर्ण रिस्क जब हम जोश, उत्साह, फालतू का उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंस, इन चक्कर में जब हम रिस्क लेते हैं तो यहाँ एक मूर्खतापूर्ण या अनकैलकुलेटेड रिस्क होता है। तब यहाँ अनकैलकुलेटेड रिस्क होता है। उदाहरण के लिए कि मान लिया कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति वाहन को चला रहा है, इतनी अंधाधुंध स्पीड में चला रहा है, तो यहाँ एक मूर्खतापूर्ण रिस्क है, जो कि हेल्थ को या जीवन को रिस्क ले रहा, फालतू में रिस्क डाल रहा जा करके। इसके अलावा कभी कभी जो हमें कृत्रिम संभावना दिख जाती है और रियलिटी नहीं होती है, चाहे मार्केट की रियलिटी हो, चाहे वह किसी लाभ की हो या इनकम की हो, कोई भी हो, और उसको हम सही तरीके से हम जज नहीं कर पाते हैं। जब हम सही तरीके से जज नहीं कर पाते हैं तो हम ऐसे रिस्क ले डालते हैं जो कि मूर्खतापूर्ण साबित होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण ये किसी आर्टिफिशियल इफेक्ट या किसी अदर्स नेचुरल इफेक्ट के कारण, ये कोई तत्कालिक इफेक्ट के कारण कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं मार्केट में, रेट में, डिमांड या सप्लाई में, जिसके कारण हमारी जो रिस्क होती है वो कभी मूर्खतापूर्ण हो जाती है और कभी मूर्खतापूर्ण रिस्क अपने आप में विवेकपूर्ण साबित हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि रिस्क लेता क्यों है। अब रिस्क किस प्रकार की लेनी चाहिए, तो स्वाभाविक बात है विवेकपूर्ण रिस्क लेनी चाहिए। और जितना विवेक है वही बताते ही, जितना विवेक है यदि आप उससे ओवर में 100-200% आप रिस्क लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। और ये बड़ी रिस्क हम क्यों लेते हैं? बड़ी रिस्क या तो बड़ी सेविंग के लिए लेते हैं या बड़े बेनिफिट के लिए लेते हैं। बड़ी रिस्क हम या तो बड़ी सेविंग के लिए ले लेते हैं या फिर बड़े बेनिफिट के लिए लेते हैं। और वहाँ पर यदि यह सही तरीके से हमारे ये अंदाज़ा यदि सही नहीं निकले तो वो पूरा का पूरा रिस्क सच हो जाता है। तो इसलिए रिस्क की मात्रा या तो बड़ी सेविंग के लिए बड़ा रिस्क लिया जाता है या बड़े बेनिफिट के लिए बड़ा रिस्क लिया जाता है। तो
इसलिए ये रिस्क की अपनी दुनिया है, रिस्क की दुनिया है, रिस्क का अपना वर्ड है, ये अपना संसार है। और रिस्क का ये कारोबार, बिजनेस ऑफ रिस्क, बिजनेस ऑफ रिस्क या इन्वेस्टमेंट ऑफ रिस्क या रिस्क का इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट के लिए रिस्क का इन्वेस्टमेंट, या रिस्क के रूप में खुद की हेल्थ को, खुद के जीवन को, खुद की प्रॉपर्टी को, खुद की वेल्थ को, इन सब चीज़ों को लोग न जाने किन किन चीज़ों की रिस्क ले लेते हैं, अर्थात न जाने रिस्क के लिए 100% किसी न किसी चीज़ को दांव पे लगाना पड़ता है। जिससे कि कुछ लोगों को देखा गया है कि वह इलेक्शंस में दांव लगा देते हैं, कोई खेत में डालता है, कोई कुछ भी डालता है। सवाल इस बात का उठता है कि आप कितने % रिस्क ले रहे हैं अर्थात अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्लेइंग रिस्क का अर्थ ये होता है कि जिस रिस्क को हम खेलते हैं, आनंद लेते हैं, यदि हम अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 1% या मान लिया 10% तक, अधिकतम 1 से लेकर के 10% तक या 1% से भी कम रिस्क लेते हैं, तो यह एक होता है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, इसको लर्निंग रिस्क कह सकते हैं, इसको हम लर्निंग रिस्क कह सकते हैं या ट्रायल रिस्क कह सकते हैं। तो ट्रायल रिस्क या लर्निंग रिस्क 1% से लेकर के 10% तक आप कर सकते हैं, ताकि आप इसको ज़रूरत पड़ने पर यह आप अपनी प्रॉपर्टी का भी 0 से लेकर के 1% या 1% से लेकर के 10% तक आप ये ट्रायल रिस्क आप ले सकते हैं, या आप लर्निंग रिस्क ले सकते हैं, या आप इनकम भी कह लीजिएगा, इनकम भी 0 से लेकर के 1% या 1% से लेकर के 10% तक आप ये लर्निंग रिस्क या ट्रायल रिस्क आप ले सकते हैं। इससे ये होगा कि यदि आप 1% या 1% से लेकर के आप ट्रायल रिस्क ले रहे हैं, तो बार बार आपको मौका मिलेगा। जितनी बार आपको मौका मिलेगा उतनी बार आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो हर बार सीखते आपकी ये रिस्क कम होती चली जाएगी, पार्टिकुलर कार्य में या पार्टिकुलर फील्ड में या पार्टिकुलर लेवल पर। लेकिन यदि आप पहली बार में मैक्सिमम रिस्क आप ले लेंगे, तो दोबारा आपको ट्रायल करने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लर्निंग रिस्क या ट्रायल रिस्क 1% से कम से लेनी चाहिए, या 1 से लेकर के 10% के बीच में लेनी चाहिए, ताकि आपको कई सारे मौके मिल जाएं। तो इसलिए यह लर्निंग रिस्क। और अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार क्या रिस्क नहीं लेनी चाहिए, या रिस्क कितनी लेनी चाहिए, या रिस्क क्यों लेनी चाहिए। रिस्क तो बताया गया कई कारणों से रिस्क ली जाती है तथा रिपीटेड वर्क रिस्क क्या रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए तो आप रिपीटेड वर्क ही करेंगे, वर्क को रिपीट करते जाएंगे। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी वर्क को बार बार रिपीट करने से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे वह इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वह कमर्शियल प्रोडक्टिविटी हो, कभी कभी प्रोडक्टिविटी घटती हुई दर से प्राप्त होने लगती है। तो जब घटती हुई दर से प्रोडक्टिविटी प्राप्त होने लगती है, तो हमें कुछ इनोवेशन करने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ रिसर्च करने पड़ते हैं, कुछ डेवलपमेंट करने पड़ते हैं, जो कि संभवतः कुछ रिस्की भी हो सकते हैं, अर्थात कुछ ट्रायल भी करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए भी रिस्क ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ ये भी होता है एक चीज़ ये भी, जहाँ एक तरफ सक्सेस हमारी बहुत सारी रिस्कों को कम करती है, फेलियर बहुत सारे रिस्कों को जोखिमों को बढ़ा देती है, लाइफ में भी, इकोनॉमिक सेक्टर में भी और कॉमर्शियल सेक्टर में भी। तो इस कारण से रिस्क ज़रूरी होती हैं,
रिस्क ज़रूरी होती है। रिस्क का अर्थ यह है कि नए को ट्रायल करना, नए को ट्रायल करना अर्थात या इनोवेशन करना या कुछ संशोधन करना या कुछ परिवर्तन करना रूप, रंग, आकार, प्रकार, उपयोगिता इन सब में कुछ आकार, डिजाइन, इन सब चीज़ों में लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल, प्रयास, कार्य, व्यवहार, बर्ताव, नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों में कुछ बदलाव करना। और ये भी होता है कि जब हम धीरे धीरे बदलाव करते हैं अर्थात जब हम माइनर रिस्क लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे हम बदलने लगते हैं। धीरे धीरे अर्थात माइनर रिस्क लेते हम बड़े परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। माइनर रिस्क अर्थात छोटी छोटी रिस्क को लेकर के हम बड़े बड़े परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी रिस्क को लेकर के हम बहुत बड़े परिणामों को प्राप्त करने में असुविधा होती है अर्थात बहुत बड़े परिणामों को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी रिस्क लेना यह अपने आप में उचित नहीं है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि कोई जिसकी करोड़ों की हैसियत है और यदि वह मान लिया जिसकी 150 करोड़ की हैसियत है, यदि वह 1 करोड़ की रिस्क लेता है तो वह उसके लिए 2% हो सकती हैं या 1% हो सकती हैं। लेकिन यदि आपकी हैसियत लाखों में है, यदि आप यदि 1 करोड़ की रिस्क लेते हैं तो यह आपके 200%, 300% हो सकता है, 150% हो सकता है। तो इसलिए यह आपकी